हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे सेकंड वाला। ये साइंस का रहेगा सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका मैथ का भी पार्ट धीरे धीरे आपको अपलोड हो रहे हैं। उसमें थोड़ा मैथ्स होता है तो दो पार्ट में एक प्रैक्टिस सेट दो पार्ट में जाता है। तो आज हम करेंगे सेकेंड पार्ट साइंस का। ये प्रैक्टिस सेट 2 ये मैथ का है। ये सेक्शन हम आपको अपलोड कर देंगे, चैनल पे आप देख लीजिएगा। और यहाँ से 41 से स्टार्ट करते हैं इसका। ये रहा आपका 41 नंबर। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो आपका पता होगा, इसकी बैक्यूरल होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बैक्यूरल। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की ऊंचाई दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी? देखिए, जो समझाने लायक होगा मैं वो आपको समझा दूंगा अच्छे से। तो देखिए, जो कार होता है ना, W बराबर एफ डी होता है, एफ एंड डी। तो यहाँ पे एफ़ की वैल्यू कितनी है? तो ये आपकी है 1 न्यूटन बल की, और आपका जो डी है, इसमें बल की दिशा में जो विस्थापन है वो आपका 1 मीटर। तो इसमें 1 × 1 होगा जाके, तो ये एक ही रहेगा। तो ये आंसर आएगा 1 जूल। ठीक है, जूल लिख लेंगे इसे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका सी वाला। नेक्स्ट है, 1 जूल आएगा इसका। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत दिखाना है। तो देखिए 43 का पहला देखिए ऑप्शन, वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ये सही है। और बी वाला बोला गया इसमें, वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसमें गलत वाला कथन देखना था। सी वाला है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य हो जाता है। ये भी सही है। ठीक है, पृथ्वी को होती है ये कोर वाला भाग, यहाँ पे शून्य हो जाता है। नेक्स्ट है, वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाता है। ये भी सही है। तो इसमें जो गलत पूछा था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एफ बराबर इसमें फार्मूला होता है। देखिए, एफ बराबर G m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, ये होता है जी, जो सार्वत्रिक निर्देशांक होता है ना, जी वाला, ये फार्मूला होता है। और ये जो एफ होता है वो mg पर के अनुसार कार्य करता है ये। ठीक है, और ये जो जी हो जाएगा यहाँ पे जी, ये प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा r² के, 1/r²। ठीक है, तो ये आपका जो वस्तु का भार जो है ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा और विषुवत रेखा पर कम होगा जाके। और नीचे जैसे जैसे जाएंगे ना तो भार घटेगा, क्योंकि आर का मान जो ना ये प्रोपोर्शनल में है। तो ये आपका आर का मान ऊपर जाने पर बढ़ेगा और नीचे जाने पर घटेगा। इसी के अनुसार ये जी का मान इसमें परिवर्तित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 44 नंबर है। देखिए, ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है। तो 44 नंबर का हो जाएगा आपका अधिकतम। तो ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी की वो जो होती है, एंट्रोपी अधिकतम होती है। और इसकी जो एंट्रोपी होती है हमेशा बढ़ती रहती है, क्योंकि सभी स्रोत की ऊर्जा ऊष्मा जो होती है वायुमंडल में जाती है, जिससे ऊष्मा प्रतिदिन बढ़ती रहती है। ठीक है, जितनी भी है ऊष्मा वो आपकी वायुमंडल में जाती है। नेक्स्ट है 45 नंबर, गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो ये आपका स्थिति प्रदान करता है। ठीक है, ये जो आपका तीसरा नियम होता है, v² = u² + 2as। ठीक है, ये होता है फार्मूला। और या फिर आप इसे इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये v² = u² और +2as, ये वाला फार्मूला होता है और तीसरा नियम वाला। ठीक है, तो इसके प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। अतः गति का तीसरा नियम किसी वस्तु की स्थिति तथा वेग के बीच के संबंध को ये दिखाता है। ठीक है, तो ये स्थिति और वेग को दिखाता है। नेक्स्ट है 46 नंबर है, ब्रेक लगने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाती है? तो ये 46 का हो जाएगा आपका घर्षण के कारण। ठीक है, और जैसे कार चलती है ना तो उसके पीछे एक अपोजिट बल कार्य करता है, जिसे घर्षण बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ब्रेक लगेगी ना तो इसका विरोध करता है, गति का विरोध। तो इस बल को क्या बोलते हैं? घर्षण बोलते हैं। और घर्षण बल सीधा बल की दिशा में सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है विपरीत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर। 47 नंबर है, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो 47 का ये आपका करता है उसके तापमान पर, पिंड की प्रकृति पर और इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर। तो ये उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। ठीक है, विकिरण द्वारा जो होता है ऊष्मा का स्थानांतरण, ये जैसे सतह की प्रकृति जैसी होती है ना, खुरदरा होता है, पॉलिशदार होता है। ठीक है, उस पर निर्भर करता है और इसके पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है 48 नंबर,
ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, तो आपकी ये तो सिंपल है, डेसिबल में नापी जाती है, ठीक है। और डेसिबल को डीबी में डिनोट करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये जो ध्वनि होती है ना, ये आपकी होती है अनुदैर्घ्य तरंगें, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगें। और जो आपकी प्रकाश होता है ना, वो अनुप्रस्थ तरंग होता है, ठीक है। तो ये आप ध्वनि तरंग को ध्वा से याद रखिएगा, ध्वनि तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और ये वस्तुओं के कंपन पे होती हैं, और ध्वनि तरंगें आपकी ठोसों में चलती हैं, निर्वात में नहीं चलती हैं, ठीक है। प्रकाश आपका निर्वात में भी चल सकता है, ठीक है, वैक्यूम जो बोलते हैं उसमें। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है। तो ये 49 का देखिए, इसमें हो जाएगा आपका अपवर्तनांक जो होता है हवा में प्रकाश की चाल और बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल, ये हो जाएगा। फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर डी वाला, निर्वात में प्रकाश की चाल, जो हवा में बोलते हैं इसे, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये फार्मूला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक का। और जब पदार्थ का अपवर्तनांक निकालेंगे, अपवर्तनांक निकालेंगे पदार्थ का, तो उसमें हो जाएगा हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा। और ये आपका अपवर्तनांक ये एन से डिनोट करते हैं इसे। नेक्स्ट है 50 नंबर, तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। जो भी टिमटिमाना होता है ना, वो अपवर्तन के कारण होता है रात में। नेक्स्ट है, आप लोग प्लीज़ वीडियो लाइक और शेयर सब कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं, किसी ने अभी नहीं कराया, ये प्रैक्टिस है, मैं पहले ही प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है 51 नंबर, हाँ देखिए, ये इसमें याद रखिएगा, ये तारे होते हैं ना, ये इनके स्वयं का प्रकाश होता है, और ये सूर्य है वो भी एक तारा है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण होता है। तो ये आपका होता है ठोस विलीन। मिश्र धातु जो है वो एक ठोस विलीन का उदाहरण है, ठीक है। जैसे आपको लिखा होता है ठोस में ठोस का विलीन, जैसे पीतल होता है, तांबा प्लस उसमें आपका जस्ता होता है ना, प्लस Zn, तो ये ठोस में ठोस होता है। और ठोस में द्रव, जैसे पारा हो गया और थैलियम धातु एक साथ मिला दिए जाएंगे। फिर होता है गैस में ठोस, जैसे वायु में कपूर, ठीक है, वायु में कपूर, ऐसे इसके उदाहरण है। और द्रव में द्रव, जैसे आपने एल्कोहल मिलाया, एल्कोहल जल में मिला दिया आपने, तो ये आपका द्रव में द्रव का उदाहरण हो गया। और फिर गैस में द्रव का होता है, जैसे कोहरा या उसमें अमोनिया गैस का जल में मिश्रण, ठीक है। तो ये होते हैं आपके जितने भी मिश्र धातु होती हैं, ये ठोस विलीन का ये उदाहरण है इसका। नेक्स्ट है 52 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है। तो ये आपका एंटीमनी होती है, ठीक है। उपधातु वे तत्व होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं इसमें। उपधातुओं की कुल संख्या 7 होती है, देखिए होते हैं। पहले एक बोरान होता है, सिलिकॉन होता है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, और टेलेरियम, और एक होता है पोलोनियम, ठीक है। 7 होते हैं, याद रखिएगा। उपधातु जो जिगजैग टाइप के चलते हैं ना, इसमें आपने आवास सारणी में देखा होगा ऐसे इस टाइप के, तो ये होते हैं 7, ठीक है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के समस्थानिक या ड्यूटेरियम में क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होता है, ये देखिए, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का 1H1 लिखा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा, ठीक है, और एक न्यूट्रॉन होगा। ये इसके जो समस्थानिक होते हैं 1H1, एक 1H2 होता है, एक 1H3 होता है, ठीक है, ऐसे। तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होगा जैसे इसमें। नेक्स्ट है 54 नंबर है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने मुख्य कारण वसा और तेलों का। तो इसमें क्या होता है, आपका ऑक्सीकरण होता है, वसा और तेल का ऑक्सीकरण हो जाता है, तो आपके खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने लगती है। तो इसको बचाने के लिए आप देखते होंगे पैकेटों में उसकी ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो हल्की होती है, तो उससे दुर्गंध नहीं आती है इसमें। नेक्स्ट है 55 नंबर है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो ये 7 से अधिक होता है। तो ये आप ध्यान रखिए, एसिड और बेस पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। जितना अधिक होगा इसका क्षारीय विलयन में, जैसे 14 होता है, 7 से 14, तो ये 14 अगर जब है तो ये सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, और क्षारीय होगा, सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा, प्रबल क्षार। और अगर 7 से कम है ना, तो ये चलता है 1 से लेकर 7 तक, ये होता है एसिड। तो एसिड जो होता है वो जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा, ठीक है। तो जिसका 1 होगा ना, वो प्रबल अम्ल होगा, और इसमें जो होता है प्रबल जो क्षार होगा वो 14 वाला होगा। नेक्स्ट है, किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है। तो आपका इसमें देखा होगा धात्विक गुण में कमी आती है, ठीक है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है ना,
तो जैसे आप आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसमें धात्विक गुण में कमी आती है, ठीक है, और बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है 57 नंबर है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो 57 का आपका क्लोरीन गैस निकलती है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर मिलाएंगे तो जैसे फार्मूला इसका होता है, जैसे CaOCl2 + H2O, ठीक है, और ये आपका मिलेगा तो CaOH का होल ट्वाइस और बनेगा Cl2। इसे बोलते हैं ये आपका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 को ये आपका ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं और इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है, और CaOH का कैल्शियम ये हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तो इसमें आपका क्लोरीन गैस निकलेगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 58 नंबर देखिए, बेकिंग सोडा के विनिर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है? तो देखिए बेकिंग सोडा में आपको चाहिए होता है साधारण नमक चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया चाहिए होती है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पता होगा आपको, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसे, ठीक है, और ये आपके जो डबल रोटी होती है उसे करने के लिए और पेट की अम्लता वगैरह और दवा बनाने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। और ये एक सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो जल में अल्प विलेय होता है और इसका नाम जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। और वैसे इसे बोलते हैं आप खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है 59 नंबर है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्रमशः क्या है? तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो हाफ होता है, ठीक है, तो ये इसमें 59 का हो जाएगा आपका ये वाला। इसमें CaSO4 का हाफ H2O इसमें जुड़ेगा और ये जो इसमें 2 होता है ना पूरा, तो ये जिप्सम होता है CaSO4 और .2H2O, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर, निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है? तो इसमें हो जाएगा 60 का देखिएगा LPG होता है, जो इसमें जीवाश्म ईंधन होता है, ब्यूटेन इसका LPG में होता है, ठीक है, और इसमें 5% आपका हाइड्रोकार्बन होता है और 50% इसमें ब्यूटेन होता है, ठीक है, 50% ब्यूटेन होता है और 45% प्रोपेन होता है। तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण होता है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है? तो 61 नंबर है, तो ये आपका हो जाएगा यकृत वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है और पाइसीकरण वसा को छोटी रक्त कोशिकाओं में तोड़ने की क्रिया होती है ताकि एंजाइम कार्य कर सकें और भोजन अधिक आसानी से पच सके, ठीक है। और ये जो पायस होता है वो 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण होता है जो सामान्य रूप से अमिश्रण ही होता है। नेक्स्ट है 62 नंबर है, लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? तो देखिए आपका हो जाएगा लार एमाइलेज, तो ये हो जाएगा लाल एमाइलेज। ये आपका इस जो एक क्या करता है स्टार्च के जटिल अणुओं को सरल अणु में मतलब शर्करा में तोड़ता है। और एंजाइम के काम क्या होते हैं? तो जैसे लाइपेज होता है ये वसाओं का आपका वसा के हाइड्रोलिसिस में काम करता है। और एक ट्रिप्सिन होता है ये ट्रिप्सिन वाला, तो ये प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट है 63 नंबर है, मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, ठीक है, इसी वजह से अम्लता होती है और इसके ज़्यादा होने पर आपको एसिडिटी होने लगती है। और लार में आपका टाइलिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 64 नंबर है, मानव रक्त के निर्माण के लिए इसमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो 64 का हो जाएगा ये आपका लौह या आयरन, ठीक है, ये निकल कोबाल्ट ये तांबा ये नहीं होता आपका, जो वो होता है लौह या आयरन, ये आपके खून में जो होता है हिम नाम का एक पदार्थ होता है, जैसे इसे आयरन बोलते हैं। और आपका प्लाज्मा जैसे होता है इसमें मानव रक्त के निर्माण में लौह तत्व की जो भूमिका होती है। और रक्त में क्या होता है? प्लाज्मा होता है और रक्त कणिकाएँ होती हैं। तो प्लाज्मा जो होता है आपका 55% से 45 टू 55% होता है और रक्त कणिकाएँ आपकी होती हैं जैसे RBC होगी, WBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गई, ठीक है। तो आप ये चैप्टर पढ़िएगा डिटेल से। एक वयस्क मानव हृदय का औसतन वजन जो होता है लगभग कितना होता है? तो 65 का हो जाएगा, ये 300 ग्राम का होता है। जो हृदय का वजन होता है 300 ग्राम का होता है और जो मस्तिष्क का वजन होता है वो 1400 ग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है
और ये आप ध्यान रखिएगा, जो आपका हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। और ये महिलाओं में जो होता है वो 250 ग्राम से 300 ग्राम का होता है, और पुरुषों में आपका हो जाएगा ये 300 से 350, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है 50 ग्राम का। नेक्स्ट है 66 नंबर है, ए बी और ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो 66 का हो जाएगा आपका कार्ल लैंडस्टीनर। तो ये आपने सुना होगा कार्ल लैंडस्टीनर, ये इन्होंने 1900 में एक खोज की थी और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपके ये होते हैं ए बी और ओ, एक होता है ए बी, ठीक है। और इन्होंने ये ए बी जो थे वो चौथा उन्होंने डॉक्टर कैस्टलो और स्टूलरी ने इसकी खोज की थी। बाकी ए बी ओ ये लैंडस्टीनर ने 3 की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो आपकी गुर्दे की पथरी जो होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है, ठीक है। और इसे फार्मूला में लिखते हैं CaC2O4, कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है। और ये स्टोन आपके गुर्दे में हो जाती है तो बोलते हैं इसे पथरी हो गई है। नेक्स्ट है 68 नंबर देखिए, अब देखिए दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान क्या होता है? तो 68 का आप पता होगा, स्नैप्स बोलते हैं इसे, स्नैप्स दो न्यूरॉन के बीच की होती है। इसका स्नैप का निर्माण जो होता है स्नैप्टिक न्यूरॉन और स्नैप्टिक न्यूरॉन जो आगे की होती है और एक पीछे की होती है, पूर्व और पश्चिम में न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है, ठीक है। और स्नैप्टिक जो दरार होती है इसे अलग करती है। नेक्स्ट है, और न्यूरॉन कहाँ पे होते हैं? आपके मस्तिष्क में होते हैं, और नेफ्रॉन जो होते हैं आपके किडनी में होते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन उसकी इकाई है, न्यूरॉन आपके मस्तिष्क की इकाई है सबसे। 69 नंबर है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो आपने पढ़ा होगा स्टेपीज जो कान में होती है, तो इसमें स्टेपेडियस लिखा हुआ है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है और सबसे बड़ी होती है फीमर, आपके जांघ में होती है जो। इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रोटीन से भरपूर भोजन, जैसे कि मटर, ठीक है। इसमें मटर दिखाया गया इसमें। और जैसे इसमें आपका जैसे दूध हो जाएगा, चिकन हो जाएगा, मछली, अंडा, दालें, प्रोटीन, ये सभी प्रोटीन के स्रोत हैं। और ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो शरीर को कोशिका और ये जो होता है कोशिका वृद्धि में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में इस संग्रहित होता है? तो 71 का हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ग्लाइकोजन के रूप में हम अपने मानव में होता है, ठीक है। और इसमें और आपका जो जंतु होते हैं उसमें होता है आपका सेलुलोज, वो सेलुलोज के द्वारा पाचन करते हैं, अपना ये ग्लाइकोजन होता है मानव में। नेक्स्ट है दाद, ये रिंग वर्म किस प्रकार की जो बीमारी है? तो ये आपका हो जाएगा कवक की होती है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कवक वाली। नेक्स्ट है, और कवक की बीमारी कौन कौन सी होती है देखिए, जैसे आपका हो गया दाँत, खाज, दमा, एथलीट फूड होता है, ठीक है। और जैसे जीवाणु की आपकी जीवाणु वाली हो गई, टाइफाइड हो गया और टीबी हो गया, प्लेग, हैजा, डिफ्थीरिया और टेटनेस, कोढ़, निमोनिया, काली खांसी, याद रखिएगा। और विषाणु जो वायरस द्वारा होती है, जैसे डेंगू, खसरा, चेचक होती है, पोलियो होता है, स्वाइन फ्लू और एड्स, अभी कोरोना वायरस जैसे हो गया, ये सभी वायरस से होते हैं। और प्रोटोजोआ से जो आपके होते हैं, इसमें प्रोटोजोआ नहीं दिए, प्रोटोजोआ में क्या होता है? मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग और पायरिया, ये सारे होते हैं आपके प्रोटोजोआ के, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, एक एक पूछते हैं इसमें, अभी टीआरई में पूछा भी गया था क्वेश्चन। एपिग्राफी का क्या अर्थ है? तो एपिग्राफी में क्या होता है? ये शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है। देखिए कंकालों का अध्ययन जो होता है ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है, और एपिग्राफी में शिलालेखों का, और कार्टोग्राफी में मानचित्र का जो अध्ययन होता है कार्टोग्राफी में, और सिक्कों का जो होता है न्यूमेस्मेटिक होता है, इसमें न्यूमेस्मेटिक होता है, तो सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। तो ये काफ़ी पूछते हैं इसका अध्ययन किससे किया था। अब फलों में मीठेपन के लिए कौन सा शर्करा उत्तरदायी होती है? तो 74 की हो जाएगी, ये सबसे मीठी होती है फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज या फ्रूट शुगर इसे बोलते हैं, साधारण चीनी जो स्वभाव में काफ़ी मीठी होती है। फल शहद और गन्ने में होती है, ठीक है, इसी से निकाली जाती है, फल शहद गन्ने से। और इसके मीठेपन के लिए इसे मतलब सबसे ज़्यादा मीठापन होता है उसमें। मल्टोज माल्ट जो द्रव और अनाजों, चावल आदि में, सुक्रोज गन्ने का, लैक्टोज दूध में पाया जाता है, ठीक है। मल्टोज जो होती है शर्करा। 75 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? तो आप देखिए ये आपका करता है सरीसृप, ठीक है।
कुछ प्रजातियों में सरीसृप वर्ग के जीवधारियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कई कारकों द्वारा होती है। इसमें कुछ में से ये तापमान के द्वारा होती है, और सरीसृप वर्ग के प्राणी को रेप्टाइल्स बोलते हैं इसे, ठीक है। रेंग कर चलते हैं, इसमें सांप होते हैं, मगरमच्छ होता है, छिपकली, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट है 76 नंबर है, पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? नहीं पूछा गया, तो देखिए आपका टेरिडोफाइटा होता है, ठीक है, ब्रायोफाइटा होता है, प्रोकैरियोकार्डेटा, ये गलत है इसका, ठीक है, और जिम्नोस्पर्म होता है, ठीक है। एक जिम्नोस्पर्म होता है, एक एंजियोस्पर्म होता है। नेक्स्ट है 77 है, देखिए 5 टाइप इसमें 3 हुए ना, तो देखिए पहले होता है थैलोफाइटा होता है, सबसे बड़ा समूह होता है इसका, और फिर होता है ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, और एक जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म होता है अनावर्तबीजी होता है, एंजियोस्पर्म होता है आवृतबीजी, ठीक है। और ये जो होता है प्रोकार्डेटा, ये जंतु जगत का एक वर्ग है। 77 है, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो ये आपका कर सकती है मीथेन का, ठीक है, शैवालों से ये मीथेन निकलती है इसमें। नेक्स्ट है 78 का है, निम्न में से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? तो ये आपके करते हैं तरबूज और पपीता, ये एक लिंगी होते हैं, ठीक है। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण जैसे सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, ठीक है। एक लिंगी पुष्प जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर में से केवल एक ही होता है, ठीक है, एक ही होगा उसमें, या तो फीमेल होगा या फिर मेल होगा, और जिसमें दोनों होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 79, 79 नंबर है, पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती हैं? तो ये आपकी करती हैं ये मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों के बीच में से। नेक्स्ट है लास्ट है इसका 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण, ठीक है, ये पौधों के उत्सर्जन को दर्शाता है। और ये आपका लास्ट हो गया इसका, तो सेकेंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। और इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया, आप एक बार चैनल को विजिट कीजिएगा ज़रूर, इसका डिटेल मैंने कराया हुआ है, जहाँ तक हो सका मैंने आपको इसकी एक्सप्लेन किया है। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चले जाते हैं ऐसे, और बड़े यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते हैं, मेरा भी सपोर्ट कर दीजिए थोड़ा, धन्यवाद।